हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी इस फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 10 को हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स में पार्ट 4 रहेगा ये इस चैप्टर का। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स होती हैं, जैसे कि सीजनल विंड्स है, लोकल विंड्स है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली विंड्स। ठीक है, और हमने और भी चीजें समझी अबाउट द एयर मास एंड अबाउट द फ्रंट्स कि क्या क्या फ्रंट्स होते हैं, कितने टाइप के फ्रंट्स होते हैं। अब उस फ्रंट्स के कंसेप्ट को हम एक एक्सप्लेनेशन पार्ट में लेके जाएंगे, एक एप्लीकेशन पार्ट में लेके जाएंगे, जहां पर हम समझेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, देखिए, द सिस्टम्स डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड द मिडिल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो पहली बात तो यह है कि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिनको हम बोल रहे हैं ये कहां पर बनते हैं, कहां पर डेवलप होते हैं या कहां पर ये फॉर्म होते हैं। तो ये फॉर्म होते हैं आपका मिड या फिर हाई लैटिट्यूड्स में। ठीक है, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये लैटिट्यूड है। ठीक है, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन है उससे ऊपर, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। अभी तक आप ये एरिया समझ चुके होंगे कि मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं, ट्रॉपिक से ऊपर। ठीक है, यानी कि जनरली आप कह सकते हो कि 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 30 डिग्री साउथ से टुवर्ड्स दी साउथ पोल। ठीक है, दैट इज योर अबव ट्रॉपिक्स या बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। तो वहां पर ये बनते हैं और इसीलिए इनको बोला जाता है मिडिल लैटिट्यूड या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है कि द पैसेज ऑफ फ्रंट कॉजेज एब्रप्ट चेंजेस इन दी वेदर कंडीशंस ओवर द एरिया इन द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स। ठीक है, हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो हमारा फ्रंट्स होता है उसमें क्या होता है कि एब्रप्ट चेंजेस होते हैं इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, स्टीप ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा गया है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट। ठीक है, ये पोलर फ्रंट क्या है? देखिए, कोई एयर मास अगर पोलर रीजन के ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ठंडा होगा और वहां से जो एक फ्रंट बनेगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो पोलर रीजन है वहां पर जो एयर मास होगा वो ठंडा है, जो उससे थोड़ा सा नीचे के रीजन में होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में होगा, या फ्रॉम दी इक्वेटर अगर आप ऊपर को बढ़ रहे हो तो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स होगा, वो थोड़ा सा गर्म होगा। उनके बीच में जो एक फ्रंट बनेगा दैट इज नोन एज योर पोलर फ्रंट। ठीक है, देखिए, इनिशियली द फ्रंट इज स्टेशनरी। शुरुआत में क्या होगा कि जो फ्रंट है वो स्टेशनरी होगा, यानी कि फ्रंट का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ। ठीक है, वार्म एयर जो है वो साउथ की तरफ से ऊपर आ रही है और जो कोल्ड एयर है वो कहां से आ रही है, नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। सपोज करिए कि ये आपका इस तरीके से है। ठीक है, ये मान लीजिए आप इक्वेटर है, ठीक, और यहां पर आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन है, या फिर मैं इसको कह दूं कि दिस इज योर 30 डिग्री नॉर्थ। तो यानी कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं कहां की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। दिस इज योर पोल। ठीक है, एंड दिस इज योर 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर। अब ये अगर यहां पर जो एयर मास होगा, सपोज करिए इस रीजन में कोई एयर मास बना होगा, तो ये पोलर रीजन में यहां पर क्या होगा कि दिस विल बी योर कोल्ड एयर। ठीक है, ये यहां पर कोल्ड एयर होगी और यहां पर जो नीचे की तरफ से होगी वो एयर क्या होगी, दैट विल बी योर कंपैरेटिवली हॉट एयर या फिर वार्म एयर कह सकते हो। तो ये कैसा होगा, दिस विल बी योर बेसिकली, यहां पर जो फ्रंट बनेगा दिस फ्रंट इज नोन एज योर पोलर फ्रंट। ठीक है, इसको बोला जाता है पोलर फ्रंट। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो बात बोली जा रही है यहां पर कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि जो हॉट एयर है या जो वार्म एयर है वो फ्रॉम दी साउथ ब्लो करेगी टुवर्ड्स दी फ्रंट, और जो कोल्ड एयर है दैट विल ब्लो फ्रॉम दी नॉर्थ टुवर्ड्स दी फ्रंट। ठीक है, इनिशियली ये जो फ्रंट है वो स्टेशनरी होगा और बाद में क्या होगा कि ये जो मूवमेंट होगा इससे क्या होगा कि जब प्रेशर ड्रॉप करेगा अलोंग दी फ्रंट, ठीक है, जब प्रेशर ड्रॉप करेगा अलोंग दी फ्रंट तो जो ये वार्म एयर है इट विल मूव नॉर्थवर्ड्स। जो वार्म एयर है वो नॉर्थवर्ड मूव करेगी एंड जो कोल्ड एयर है दैट विल मूव टुवर्ड्स दी साउथ। ठीक है, तो कोल्ड एयर साउथ की तरफ को मूव करेगी, सेटिंग इन मोशन एन एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन।
यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। ठीक है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है अराउंड दी लो, यानी कि जो लो प्रेशर का रीजन होगा वहां पर जो सर्कुलेशन होता है दैट इज योर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इन दी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ये भी हम पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए द साइक्लोनिक सर्कुलेशन leads to a well developed extra tropical cyclone with a warm front and a cold front। तो वहां पर क्या होगा कि एक वार्म फ्रंट होगा और एक कोल्ड फ्रंट होगा। ठीक है, देखिए ये नीचे डायग्राम की हेल्प से भी यहां पर समझाया गया है कि क्या होगा, जो कोल्ड एयर है वो यहां से मूव करेगी, यहां पर वार्म एयर है, तो यहां पर बेसिकली जो ये फ्रंट बन रहा है दिस फ्रंट विल बी योर कैसा फ्रंट होगा, क्योंकि यहां पर कोल्ड एयर मूव कर रही है तो दिस विल बी योर कोल्ड फ्रंट। ठीक है, और यहां से जो वार्म एयर है वो नॉर्थवर्ड जा रही है। ठीक है, और यहां पर कोल्ड एयर जो है वो ऊपर एक्यूमुलेटेड है, वार्म एयर मूव कर रही है, तो यहां पर जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो फ्रंट होगा दिस विल बी योर वार्म फ्रंट। ठीक है, तो इसमें जो इस तरीके का साइक्लोन होता है दैट इज योर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, या फिर आप कह सकते हो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, वहां पर दोनों तरीके के फ्रंट है, वन इज योर कोल्ड फ्रंट एंड अदर वन इज योर वार्म फ्रंट। ठीक है, चलिए अब बाकी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। There are pockets of warm air or warm sector wedged between the forward and the rear cold warm or cold sector। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए ये चीज दिख रही है कि ये पूरी की पूरी देखिए यहां पर भी कोल्ड एयर है। ठीक है, ये कोल्ड एयर है और यहां पर ये कोल्ड एयर जो है जनरली स्टेशनरी है, और यहां पर जो कोल्ड एयर है वो रिलेटिवली मूव कर रही है। तो इसके बीच में जो ये वाला रीजन है, इसके बीच में आप देख सकते हैं कि जो वार्म एयर है, जो ये वेज टाइप का शेप बन रहा है, यहां पर वार्म एयर क्या है, वार्म एयर इस वेज शेप में है। ठीक है, द वार्म एयर, अब ये जो वार्म एयर है ये क्या करेगी, दिस वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड एयर, ये ग्लाइड करेगी ओवर द कोल्ड एयर एंड अ सीक्वेंस ऑफ क्लाउड्स अपीयर ओवर द स्काई अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट एंड कॉजेस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब भी आप ये चीज को समझ के चलिए कि जब भी ये फ्रंट्स जो है, ये जो फ्रंट्स बनते हैं और फ्रंट्स बन रहे हैं, तो क्या होगा, अगर वार्म एयर आपकी मूव करेगी कोल्ड फ्रंट के ऊपर से, ठीक है, कोल्ड फ्रंट के ऊपर से ग्लाइड करेगी और वो राइज करेगी, तो क्या होगा कि वो मॉइस्चर है उसमें, तो वो क्या होगा, उसमें क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे, और क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे तो ऊपर जाके वो क्लाउड्स फॉर्मेशन क्या होते हैं कि उनमें मॉइस्चर होता है, उनका एयर टेम्परेचर जो है वो कम होता है और वो प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कोल्ड फ्रंट अप्रोचेस द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर अप। ठीक है, देखिए यहां पर दो फिनोमेना हो रहे हैं। पहला तो ये है, जो ये वार्म एयर है पहले तो ये ग्लाइड कर रही है ओवर द कोल्ड एयर, तो यहां से बेसिकली आपका क्या बन रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ये कोल्ड एयर है ये वार्म एयर को पीछे से क्या कर रही है, एक तरीके से आप कह सकते हो पुश कर रही है या ये धकेल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो वार्म एयर है ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, क्यूमुलस क्लाउड्स डेवलप अलोंग द कोल्ड फ्रंट। तो क्यूमुलस क्लाउड्स जो है वो अलोंग द कोल्ड फ्रंट बनते हैं। अब ये क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं, ये हम जब हमारे आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं और ये क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी उस चैप्टर को, उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ वर्ड दिया गया है कि क्यूमुलस क्लाउड। तो आप समझ के चलिए कि जब इस तरीके का फ्रंट बनता है तो वहां पर क्या होता है कि क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या है कि जो दो फ्रंट बन रहे हैं उसमें से जो कोल्ड फ्रंट है दैट मूव्स फास्टर देन द वार्म फ्रंट, अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट। जो कोल्ड फ्रंट है वो वार्म फ्रंट से तेज चलता है और कुछ टाइम के बाद वो कोल्ड फ्रंट जो है वो वार्म फ्रंट को क्या कर लेता है, वो ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, और उससे क्या होगा, द वार्म एयर इज कंप्लीटली लिफ्टेड अप एंड द फ्रंट इज ऑक्लूडेड। अब आप समझ गए कि ऑक्लूडेड फ्रंट किस तरीके से बनता है कि वार्म एयर जो है वो कंप्लीटली आपके ऊपर उठ जाती है, कंप्लीटली ऊपर उठ जाती है, और जो फ्रंट है वो ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, यानी कि वो सरफेस से क्या होता है, पूरी तरीके से ऊपर उठ जाता है, और साइक्लोन क्या हो जाता है, डिसिपेट, यानी कि साइक्लोन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन बोथ एट द सरफेस एंड अलोफ्ट आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। जो सरफेस पर और जो ऊपर के मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा हाइट पर जो एयर का सर्कुलेशन है, जो विंड का सर्कुलेशन है, वो बहुत कैसा है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, डिफरेंस है बिटवीन दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। वो डिफरेंसेस क्या है देखिए, वो देख लेते हैं। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स
हैव अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम। इनमें फ्रंटल सिस्टम जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड फ्रंट बन रहा है, वार्म फ्रंट बन रहा है, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, ठीक है, जबकि विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। लेकिन ये चीज जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस के पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, भले ही आप स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, कॉलेज के, या फिर आप कह सकते हैं कि यूपीएससी में भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो वहां पर ये डिफरेंसेस आपके जो पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कवर अ लार्जर एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड द सी। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये ज्यादा बड़ा एरिया कवर करते हैं और ये ओरिजिनेट कर सकते हैं कहां पर, लैंड के ऊपर भी ओरिजिनेट कर सकते हैं और सी के ऊपर भी ओरिजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दे ओरिजिनेट ओनली ओवर द सी, ये सिर्फ सी के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, और लैंड पे पहुंचने पे ये डिसिपेट कर जाते हैं। ऑन रीचिंग द लैंड दे डिसिपेट, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इफेक्ट्स मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो ज्यादा बड़े एरिया पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। द विंड वेलोसिटी इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर एंड इट इज मच मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो विंड वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है और वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ध्यान रखिएगा कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ को मूव करते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। पहली बात तो आप समझ गए कि साइक्लोन्स होते क्या है, ठीक है। इस तरीके का आप कह सकते हो कि स्पाइरल मूवमेंट होता है वाटर बॉडीज में, और ये अगर आपका ईस्ट है, ये आपका अगर वेस्ट है, तो आपका जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है दे विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन विल मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। यानी कि ये स्पाइरल मूवमेंट होते होते ये चीज बढ़ती है इधर की तरफ को या फिर इधर की तरफ को, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अभी हमने देख लिया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, किस तरीके से फ्रंट्स का मूवमेंट होता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। चलिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स। ये काफी ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं दैट ओरिजिनेट ओवर ओशियंस। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वाटर बॉडीज के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि सिर्फ ओशियंस के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। और कहां पर होते हैं, इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड्स, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग सर्जेस। समझ गए, इसीलिए ऊपर लिखा गया था कि ये चीज देखिए, यहां पर ये 2 पॉइंट फिर से रिपीट है जो ऊपर आपके डिफरेंस में लिखे गए थे, वो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे दिए गए हैं। पहला तो ये है कि ये ओरिजिनेट होते हैं ओवर द ओशियंस, ठीक है, कहां पर, ट्रॉपिकल एरियाज में, इसीलिए इनका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। और दूसरी चीज ये है कि इनसे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, वायलेंट विंड्स होती है, वेरी हैवी रेनफॉल होती है और स्टॉर्म सर्जेस होते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटी। तो ये आप कह सकते हैं एक प्राकृतिक आपदा या नेचुरल कैलामिटी जो है ये सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होती है, वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग, ठीक है। अब इनको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। दे आर नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशियन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इनके अलग अलग नाम बताइए, ठीक है। तो पहला है, ये इंडियन ओशियंस में साइक्लोन के नाम से जाने जाते हैं, हरिकेन्स के नाम से जाने जाते हैं इन द अटलांटिक ओशियन, वेस्टर्न पैसिफिक में ये जाने जाते हैं बाय द नेम ऑफ टाइफून्स, साउथ चाइना सी में और ये वेस्ट पैसिफिक में जाने जाते हैं टाइफून्स के नाम से, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये जाने जाते हैं बाय द नेम ऑफ विली विलीज, ठीक है। तो ये 5 नाम ये याद रखिएगा, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स एंड विली विलीज। और ये रीजन याद रखिएगा आप, इंडियन ओशियन, Atlantic, Western Pacific and South China Sea and the Western Australia, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस। जो ट्रॉपिकल ओशियंस है, वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस है, वहां पर ये ओरिजिनेट होते हैं और इंटेंसिफाई होते हैं, यानी कि इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब कुछ कंडीशंस दी गई है विच आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। वो क्या क्या है देखिए, लार्ज सी सरफेस विद द टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए और उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए देन 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, ठीक है।
अब देखिए, आपको अब एक पॉइंट याद आया होगा जब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते। ठीक है, समझ गए, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते। उसका रीजन देखिए यहां पर समझाया गया है। वैसे मैंने ये वहां पर भी बताया था, लेकिन अगर किसी ने वहां पर ध्यान नहीं दिया है तो वो यहां पर इस चीज को देख सकता है, क्योंकि कंडीशंस जो फेवरेबल है फॉर्मेशन के लिए, उस पर सबसे बड़ा एक पॉइंट लिखा गया है, प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। और हमें पता है कि इक्वेटर पर कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इक्वेटर पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड। हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में विंड की स्पीड में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। ठीक है, यानी कि एक वीक लो प्रेशर एरिया है जो वो प्री एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि वो पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज है लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मतलब आप समझते हैं कि बीच में क्या होता है, लो प्रेशर होता है और उसके अराउंड जो सर्कुलेशन होता है दैट इज नोन एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है जो कंडीशन है दैट इज अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, यानी कि सी लेवल सिस्टम के ऊपर क्या होना चाहिए, एक अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, द एनर्जी दैट इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक दो टाइप के क्लाउड्स का फॉर्मेशन है, मिक्सचर है, क्यूमुलस प्लस निम्बस। ठीक है, इस नाम को आप ऐसे ही अभी नोट डाउन करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम आगे के चैप्टर्स में अबाउट दी क्लाउड्स पढ़ेंगे, अबाउट प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे, रेनफॉल पढ़ेंगे, तो वहां पर हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो टावरिंग फॉर्म में होते हैं, यानी कि काफी बड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टावर। ठीक है, और जो एनर्जी है जो इन स्टॉर्म्स को इंटेंसिफाई करती है, किन स्टॉर्म्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे जो स्टॉर्म आता है उसको, वो कहां से आती है, दैट कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, अब देखिए, विद कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द सी से कंटिन्यूअस मॉइस्चर मिलता रहेगा, द स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथेंड, यानी कि स्टॉर्म जो है वो और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो लैंड में पहुंचेगा, क्योंकि वो मूव करता है, हमने पढ़ा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो आपके कहां से मूव करते हैं, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो जैसे ही वो लैंड पे पहुंचेगा तो मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द स्टॉर्म डिसिपेट्स। ठीक है, आगे लिखा गया है द प्लेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट इज कॉल्ड द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, उसको बोला जाता है लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं तो इसलिए इसमें से क्या होते हैं, द साइक्लोन्स विच क्रॉस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्रॉस करते हैं जनरली रिकर्व, वो रिकर्व करते हैं, उनका कर्व चेंज हो जाता है एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, और वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि कहां से उनको एनर्जी मिलती है, दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और वो मॉइस्चर कंटिन्यूअस उनको मॉइस्चर मिलता रहता है फ्रॉम द सी से, तो जो स्टॉर्म है वो फर्दर मजबूत हो जाता है, स्ट्रेंथेंड हो जाता है। लैंड पे पहुंचने पर उनका मॉइस्चर कट ऑफ हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि द स्टॉर्म डिसिपेट्स, तो तूफान है वो खत्म हो जाता है। और जहां पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो कोस्ट को क्रॉस करते हैं, उस जगह को बोला जाता है लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, उसको बोला जाता है लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। और जो साइक्लोन जनरली 20 डिग्री नॉर्थ को क्रॉस करते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को, वो जनरली रिकर्व करते हैं और क्या होते हैं, मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इन साइक्लोन्स का जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो आपका यहां नीचे फिगर में दिया गया है, अभी इसको देखते हैं। इसमें आगे क्या लिखा गया है, देखिए, अ मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बाय अ स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर। ठीक है, सेंटर में हमें पता है कि लो प्रेशर होता है, उसको बोला जाता है आई, जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन है उसको बोला जाता है आई। उसका डायमीटर क्या होता है, जो सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, इट कैन वेरी बिटवीन 150 टू 250 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डायमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आई जो होता है यानी कि जो सेंटर पोर्शन होता है, इट्स अ रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर, यहां पर एयर सबसाइड करती है। ठीक है, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए नीचे फिगर में भी ये चीज समझाई गई है कि जो आई है, यहां पर जो वार्म एयर है वो सबसाइड कर रही है, यानी कि वो नीचे की तरफ को आ रही है। ठीक है, अराउंड दी आई इज दी आई वॉल, यानी कि आई के चारों तरफ क्या होता है, आई वॉल होता है। देखिए ये जो चीज यहां पर दिखाई गई है, दिस इज योर आई वॉल। ठीक है, ये क्या है, आई वॉल।
नेक्स्ट लिखा गया है where there is a strong spiraling ascent of air to greater height reaching the tropopause, यानी कि ये जो एयर आई है यहां से क्या होता है कि एयर ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, देखिए, और ये कहां पर जाके रुकती है, जनरली ये जो ट्रोपोपॉज का एरिया है वहां पर, यानी कि जहां पर ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर जो है वो खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। द विंड रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन, जो विंड है वो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, इन दी आई वॉल के रीजन में, ठीक है, रीचिंग एज हाई एज 250 किलोमीटर पर आवर, देखिए कितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी है, 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टॉरेंशियल रेन अकर्स हियर, टॉरेंशियल रेन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा रेन हो रही है बहुत कम टाइम में, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं, आपने हिंदी में ये वर्ड सुना होगा इसको, जिसको बोलते हैं ताबड़तोड़ बारिश या फिर मूसलाधार बारिश, ठीक है, तो उसको बोला जाता है टॉरेंशियल रेन। नेक्स्ट है फ्रॉम द आई वॉल रेन बेंड्स में रेडिएट and trains of cumulus and cumulonimbus clouds may drift into the outer region, ठीक है। तो स्पाइरल जो आपका ये आई वॉल है जहां पर स्पाइरल मूवमेंट हो रहा है एयर का और वो ऊपर की तरफ को बढ़ रही है, वहां से क्या होता है कि जो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है वो आउटर रीजन में मूव करते हैं, ठीक है। और द डायमीटर ऑफ द स्टॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन इज बिटवीन दिस, वैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो उसका आई का डायमीटर दिया गया है दैट इज फ्रॉम 150 टू 250 किलोमीटर्स, ठीक है, लेकिन इन दी बे ऑफ बंगाल रीजन, अरेबियन सी रीजन और इंडियन ओशन के रीजन में इसका डायमीटर बढ़ के हो जाता है 600 से 1200 किलोमीटर, यानी कि कितना ज्यादा है देखिए, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये मूव करता है स्लोली अबाउट 300 टू 500 किलोमीटर पर डे। कभी आपने न्यूज में जनरली देखा होगा जब ये साइक्लोन्स डेवलप होते हैं इन दीस रीजन्स में कि बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में, तो न्यूज में बेसिकली आता है कि ये जो चक्रवात का एक सिस्टम बन रहा है ये मूव कर रहा है और इसका एक अनुमान है या एक एक्सपेक्टेड है कि ये इस डेट तक आके इस कोस्ट पे टकराएगा। आपने इस तरीके की न्यूज सुनी होंगी, तो वो क्या है, वो सब चीजें यही है कि ये जो मूव कर रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग पता लगाया जाता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और वो अभी किस जगह पर है, सी में, किस सी में है, या बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में है, कहां पर है, और वो कोस्ट पे कब टकराने की उसकी उम्मीद है। तो वो बेसिकली इन्हीं चीजों की वजह से बताया जाता है, ठीक है। द साइक्लोन क्रिएट्स स्टॉर्म सर्जेस एंड दे इनंडेट द कोस्टल लोलैंड्स, ठीक है। इनंडेट का मतलब होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां पर क्या होता है कि वो एरिया जो है वो भीग जाता है, ठीक है। द स्टॉर्म पीटर्स आउट ऑन द लैंड, जो स्टॉर्म है वो लैंड पर आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें लिखा गया है लास्ट चीज जो है, जो लास्ट टॉपिक है दैट इज योर थंडर स्टॉर्म्स एंड टोर्नाडोज। अब देख लेते हैं ये क्या चीज है। देखिए, अदर सीवियर लोकल स्टॉर्म्स आर थंडर स्टॉर्म्स एंड टोर्नाडोज। ये लोकल स्टॉर्म्स है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, यानी कि ये कम अंतराल के होते हैं, कम समय के होते हैं। अकरिंग ओवर अ स्मॉल एरिया बट आर वायलेंट, यानी कि ये छोटे एरिया में होते हैं लेकिन ये वायलेंट होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा इनका होता है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। अब थंडरस्टॉर्म्स होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं? थंडरस्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डे। तो जब आपका कोई मॉइस्ट हॉट डे होता है वहां पर इंटेंस कन्वेक्शन होता है, यानी कि कन्वेक्शन बहुत ज्यादा होता है, उससे बनते हैं थंडरस्टॉर्म्स। अ थंडरस्टॉर्म इज अ वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा वर्ड। थंडरस्टॉर्म्स आपके बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से, प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। कभी आपने एक चीज जनरली गौर की होगी कि गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्म होता है तो कभी कभी ये होता है कि जनरली शाम के टाइम पर एक मतलब थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं कि तूफान आता है या थोड़ा बहुत बारिश होती है, वो यही चीज है, दैट इज योर थंडर स्टॉर्म्स ओनली, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मॉइस्ट हॉट डेज होते हैं, वहां पर कन्वेक्शन काफी ज्यादा होता है और उसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। आपने देखा होगा उस समय बादल भी जो होते हैं एक तरीके से काले बादल होते हैं, बहुत ज्यादा घने बादल होते हैं और काले बादल होते हैं। उस तरीके के बादल्स को ही बोला जाता है, या उस तरीके के क्लाउड्स को ही बोला जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। आप फिलहाल इतना समझ के चलिए, बाकी मैं आपको आगे के पार्ट्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। जब ये क्लाउड्स, व्हेन द क्लाउड्स एक्सटेंड टू अ हाइट्स वेयर सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल्स, सब जीरो टेम्परेचर मतलब जब जीरो से कम टेम्परेचर होता है, जब ये क्लाउड्स वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपके क्या बन जाते हैं, हेल्स आर फॉर्म्ड एंड दे कम डाउन एज हेल स्टॉर्म। हेल्स क्या होते हैं? हेल्स कुछ नहीं होते हैं, आपने वर्ड्स एक पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा या ये चीज देखी भी होंगी, जिसको बोला जाता है ओले। ओले पड़ रहे हैं, छोटे छोटे आपके कह सकते हो कि आप एक आइस के पीसेस कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो कि
स्नो के पीसेस, स्नो तो खैर नहीं कहेंगे इसको, ये हेल्स ही होते हैं, इसको जनरली आप किसी और वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते, ये आप सब लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखे भी होंगे। ये कब बनते हैं कि जब आपके क्लाउड जो है वो सब जीरो टेम्परेचर के रीजन तक पहुंच जाते हैं या उस हाइट तक पहुंच जाते हैं, तो हेल्स फॉर्म होते हैं और दे कम डाउन एज हेल स्टॉर्म, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका इनसफिशिएंट मॉइस्चर हो, जब मॉइस्चर आपका कम हो, तब क्या होगा, द थंडरस्टॉर्म कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। इसको हम बोलते हैं, हमने जनरली देखा है, इसको बोलते हैं आंधी आना। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा कॉमन है। अगर अब आप कभी भी गर्मियों के दिनों में इस तरीके का वेदर सिस्टम प्रिवेल करता है तो अब आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि ये चीजें क्या हो रही है, ठीक है। कभी ओले पड़ रहे हैं तो आप वो भी समझ सकते हैं कि इस समय क्या हो रहा होगा, कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो आपके सब जीरो टेम्परेचर के रीजन तक पहुंच चुके होंगे, या फिर आप कभी आंधी आ रही है तब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, इस समय जो मॉइस्चर है वो कम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से पढ़ें और इनको आप अपनी डेली लाइफ में विजुअलाइज करें, अप्लाई करें, तब आपको चीजों को पढ़ने में, समझने में और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और फिर आपको पढ़ाई एक कह सकते हो कि बर्डन नहीं लगेगी, एक बोझ नहीं लगेगी, और आप बड़े अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। A thunderstorm is characterized by, characteristics क्या होते हैं, intense updraft of rising warm air। updraft का मतलब होता है मूव करना ऊपर की तरफ को, और rising warm air का intense updraft होता है which causes the clouds to grow bigger and rise to greater height। तो इससे क्या होता है कि intense updraft होता है तो जो clouds हैं वो बड़े बनते हैं और वो ज्यादा हाइट तक पहुंच जाते हैं, they reach to a greater height and this causes the precipitation, ठीक है। अब लेटर जब बाद में ऊपर पहुंच जाते हैं तो उससे क्या होता है, दे डाउन ड्राफ्ट, यानी कि वो नीचे की तरफ को आते हैं, डाउन टू द अर्थ टू कूल एयर एंड रेन, यानी कि वो रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं, ठीक है। फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म्स समटाइम्स स्पाइरलिंग विंड डिसेंड्स लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट विद ग्रेट फोर्स, ठीक है। जो आपका सीवियर थंडरस्टॉर्म होता है, कभी कभी उससे क्या होता है कि स्पाइरलिंग विंड जो होती है, स्पाइरल के फॉर्म में जो विंड होती है वो डिसेंड करती है लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट के ट्रंक की तरह, एलिफेंट की सूंड की तरह वो जो एयर है वो डिसेंड करती है विद ग्रेट फोर्स, ओके, विद वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर, सेंटर में बहुत ही कम प्रेशर होता है, उसको बोला जाता है, सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोर्नेडो, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, मैसिव डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। और टोर्नेडोज क्या है, दे जनरली अकर इन मिडिल लैटिट्यूड्स, टोर्नेडोज जो है वो जनरली मिडिल लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, और टोर्नेडोज ओवर द सी जो होते हैं उनको बोला जाता है वाटर स्पाउट्स, ठीक है। तो जनरली टोर्नेडोज जो है वो मिडिल लैटिट्यूड्स में होते हैं। आप इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इमेजेस वगैरह भी इसकी मिल जाएंगी कि व्हाट आर टोर्नेडोज, ये आप देख सकते हैं और आप बड़े अच्छे से इन चीजों को अच्छे से वहां पर विजुअलाइज करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दीज वायलेंट स्टॉर्म्स are the manifestation of the atmosphere's adjustment to varying energy distribution, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि एनर्जी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए कहां से आती है, जब आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं तो वहां से उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जो ये वायलेंट स्टॉर्म्स आते हैं ये इसीलिए आते हैं कि कभी आपका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन दी एटमोस्फेयर वो वेरी करता है, या आप कह सकते हैं कि वो अनइवन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो सारे के सारे जो विंड स्टॉर्म्स आते हैं, जो वायलेंट स्टॉर्म्स आते हैं, ये उसी का रीजन है, ठीक है। द पोटेंशियल एंड हीट एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी और जो हीट एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन स्टॉर्म्स में, और जो रेस्टलेस एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो एनर्जी का एक डिसबैलेंस हुआ है कह सकते हो, या एक अनबैलेंस हुआ है इन द एटमॉस्फेयर, वो एनर्जी इस तरीके से कन्वर्ट होती है और जो एटमॉस्फेयर है वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और किस तरीके से इन सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर जो है चैप्टर 10 इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ इसको प्लीज शेयर कीजिए। हमारे लिए अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो प्लीज उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप हमसे कुछ चीज और पूछना चाहते हैं, अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल, लिंक्डइन के साथ, और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहां से भी आप जो कंटेंट है वो वहां का जो लिंक्स है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं चैप्टर 11 के साथ, और
अगर फिर से आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि वो वीडियोस हैं वो काफी ऑन टाइम आने लगे हैं, रेगुलर आने लगे हैं। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, प्लीज किसी भी वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। प्लीज उसको जरूर एक एक चैप्टर को लाइन बारी लाइन पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ते चलें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।